आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं नमस्कार। आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, अंगदान एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अंग या ऊतक दान कर सकता है। इन अंगों का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में किया जाता है। अंगदान का मकसद किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन बचाना या सुधारना होता है जो किसी गंभीर बीमारी या अंग विफलता से पीड़ित हो। अंगदान के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। सुनिए भेंटवार्ता अंगदान मिथ्य और तथ्य, ऑर्गन डोनेशन मिथ्स एंड फैक्ट्स। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा, ददीची देहदान समिति के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। भेंट करता है रश्मि गुप्ता। कहते हैं अंगदान से बड़ा दान कोई और नहीं है। अंगदान की मदद से कई लोगों को जीने की वजह मिल सकती है, लेकिन अभी भी अंगदान और अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि गुप्ता और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा, जो दिल्ली सरकार में होम्योपैथिक फिजिशियन के तौर पर कार्यरत हैं और लगभग 28 वर्षों से देहदान और अंगदान से संबंधित सामाजिक कार्यों से जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अंगदान है वो क्या है और कौन कौन से अंग डोनेट किए जा सकते हैं। देखिए, अंगदान उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब व्यक्ति ने अपने जीवन को जी लिया हो और वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो जी, उस समय पे मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो उस स्थिति के अंदर उसके कुछ अंगों का उपयोग किया जा सकता है। दो तरह के ये स्थितियां बनती हैं। तो एक नॉर्मल अंग है जब हृदय गति रुक जाती है, तो उस स्थिति के अंदर 3 तरह के अंग जो है दान हो सकते हैं। जो सबसे सरल है, हम समझते हैं कि इनकी हृदय गति रुक गई है और परिवार चाहता है कि कुछ ना कुछ उपयोग समाज के लिए, परोपकार के लिए हो। तो नेत्रों का दान हो सकता है, उसमें आपके चर्म का, चमड़ी का, स्किन का डोनेशन का दान हो सकता है और हड्डियों का दान हो सकता है। तो ये अंगदान की वो स्थिति है कि जिसमें हृदय गति रुकी थी। लेकिन एक और स्थिति होती है, हमने देखा होगा रोड साइड एक्सीडेंट में, वो ब्रेन के अंदर चोट लगती है। ब्रेन स्टेम एक छोटा दिमाग होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शांत हो जाता है और उससे हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर बनता है। तो उसको हम वेंटिलेटर से सपोर्ट पे लाते हैं, लेकिन सिर्फ रेस्पिरेशन हमारा रुक गया है, बिना वेंटिलेटर के चल नहीं रहा है। तो उस स्थिति में हार्ट काम कर रहा होता है, बाकी अंग भी उसी रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको मृत्यु की स्थिति माना गया है, उसे B1 माना गया है, ब्रेन डेथ जो हो गया। और उसका कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उसमें दोबारा जीवन का संचार हो सकता है। तो उसको हम कुछ समय के बाद जब वेंटिलेटर हटाएंगे तो शरीर पूरा शांत हो जाएगा। तो एक छोटी विंडो बनती है, उस विंडो के अंदर हार्ट का प्रत्यारोपण हो सकता है, दोनों लंग्स का हो सकता है, उसमें लीवर का प्रत्यारोपण भी हो सकता है, उसमें किडनीज के प्रत्यारोपण हो सकते हैं। ऐसे 54 टिश्यूज, ऊतक हैं जिनका प्रत्यारोपण किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में जो अभाव है अंगों का या जो नहीं काम कर रहे, उनमें प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो ये एक स्थिति बनती है। और रोड साइड एक्सीडेंट में लगभग हम देखते हैं 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अधिकतर लोग जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं। तो अगर ये जन चेतना का विषय आ जाए, परिवार इसमें सम्मिलित हो जाए, समाज इसमें आगे बढ़कर सपोर्ट करे, बिल्कुल, तो ये 1.5 लाख लोग, आप सोचिए कि 54, हर व्यक्ति 54 को दान कर रहा होगा, दान कर सकता है। तो हमारे शरीर, हमारे देश के अंदर ऊतकों की और इसकी वजह से किसी को मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। मतलब वो जो परिवार रोज डायलिसिस करवाने जाते हैं, व्यक्ति भी जाता है, साथ में परिवार के लोग भी। तो लीवर के अंदर वो इस आशा में बैठे हैं कि कोई लीवर दे दे तो शायद ये बच जाए, तो उसके लिए एक पिता का बचना। अब एक मृत्यु हो गई है, लेकिन उससे क्या हम परोपकार से दूसरे को बचा सकते हैं। हार्ट धड़कना ही बंद कर रहा है, फैला पड़ा है, सांस नहीं आती और बिल्कुल जीवन का उठना बैठना भी मुश्किल है। तो सर, ये कितने समय में मतलब हम डोनेट कर सकते हैं? यदि कोई ब्रेन डेड हो गया है या जो आपने रोड एक्सीडेंट की बात की, तो कितना समय
देखिए ये सारा एक हॉस्पिटल की प्रक्रिया है। अंगदान जो ब्रेन स्टेम डेथ में होता है, वहाँ पे पेशेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक विंडो बन जाती है 12 घंटे के आसपास की। तो पहला एपनिया टेस्ट करते हैं, जिसमें इसको बात को सुनिश्चित करते हैं कि मृत्यु हो चुकी है। फिर एक सेकंड एपनिया टेस्ट करते हैं 6 घंटे के बाद, वो टीम ऑफ डॉक्टर्स करती है, न्यूरोलॉजिस्ट, MS, तो वो सब उनकी एक टीम बनाई है, भारत सरकार के लेजिस्लेशन है, और नोटो उन सबको देखता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में इसका ऑफिस है। तो ये इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो अच्छा, कौन और कब कर सकते हैं डोनेशन? देखिए जो ब्रेन स्टेम डेथ हो गई जी, उसके परिवारजनों को एक बार अप्रोच किया जाता है कि ये स्थिति है, अगर आप करना चाहें तो इनसे बाकी लोगों के जीवन में रोशनी हो सकती है। नेत्र तो किसी को मिलेंगे ही, लेकिन बाकी हार्ट भी किसी में धड़क सकता है। तो ऐसे मैं बहुत से युवाओं को जानता हूं जिनका 22 साल 24 साल की उम्र में उनको प्राप्त हुआ, हृदय प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए, अगर उस परिवार ने जिसने हृदय प्रत्यारोपण के लिए स्वीकृति ना दी होती तो वो आज हमारे साथ नहीं होते। आज उनके बच्चे हैं, वो जीवन में काम कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो इसी कार्य के लिए समाज में अपने आप को समर्पित भी कर दिया। तो आज मैं 20-22 साल से उनको जानता हूँ कि वो उनको हृदय प्रत्यारोपित हुआ और वो जीवित है। कोविड में भी हमने सुना कि लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो कईयों के लंग्स कोविड में खराब हो गए, तो वो भी ऐसा हमने सुना कि कहे और उनको लंग्स ट्रांसप्लांट में वो बच गए। तो परिवार के लिए एक सेविंग है, समाज के लिए एक सेविंग है। तो क्या मतलब मरने के बाद परिवार वाले ये प्रक्रिया करते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम जीते जिंदगी भी कोई इस तरह की प्रक्रिया के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि हम अपनी बॉडी का कोई अंग दान देना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं? प्लेज करना तो आपका अधिकार है, आप प्लेज कर सकते हैं, परिवार की स्वीकृति से करना चाहिए, मित्रों के संज्ञान में करना चाहिए। फॉर्म वगैरह भरा जाता है? फॉर्म भरा जाता है, उसमें हम अपने भी साइन करते हैं, परिवार वालों को बता के साइन करते हैं। परिवार या मित्रगण जो मेरे साथ रहने वाले हैं, उनको ये सूचना होना, उनको इस संकल्प के बारे में पता होना इस प्रतिज्ञा के बारे में पता, ताकि वो इसको पूरा करा सके और वो तुरंत फोन करके वो बुला सके। फोन करते हैं, कार्ड पे नंबर होते हैं आपको, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये फॉर्म वगैरह ऑनलाइन मिल जाते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं, संस्थाओं के भी होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के भी होते हैं, नोटो के भी होते हैं, तो ये सब अवेलेबिलिटी। कौन नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत सवाल है कि क्या हर कोई कर सकता है ऑर्गन डोनेशन, या कोई क्रॉनिक बीमारी से किसी से ग्रस्त है तो वो लोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन क्या है कि ये इवैल्यूएशन उस समय पे होता है, फिर डॉक्टर्स की टीम उसको इवैल्यूएट करती है। और मान लीजिए कि एड्स भी है, मान लीजिए एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन एड्स भी था, या कैंसर से ग्रसित भी था, तो ये तो दोनों कंडीशन साथ साथ हो सकती हैं, तो उन कंडीशंस में ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं करते। हेपेटाइटिस बी हो गया था उसको पहले से, कोमॉर्बिडिटी जिसे हम मानते हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये दान संभव नहीं होते, और कोई भी अंगों का दान संभव नहीं होता। इवन नेत्रों का दान भी कैंसर की स्थिति में नहीं लिया जाता। हमने सुना है कि देहदान भी किया जाता है, अंगदान तो आपने काफ़ी बताया, और आप इस बारे में काम भी काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर है और इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य से लेते हैं। ठीक है। उद्देश्य ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर, सर्जन्स, न्यूरोसर्जन्स, ट्रांसप्लांट सर्जन से नाम समझे आपने? बिल्कुल। आपने लीवर सर्जन्स की बात सुनी होगी, और आजकल तो घुटनों का ट्रांसप्लांट चल रहा है, होने लगा है। तो ये सर्जन्स, ये डॉक्टर्स कहाँ से समझेंगे कि हमें किसको ठीक करना है? बिल्कुल। तो पहले साल के जो करिकुलम है, पहले प्रॉफ के जो करिकुलम है, उसके अंदर 2 साल के लिए एक देह के ऊपर, एक मृत देह के ऊपर, जिसे कैडेवर कहते हैं, उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो दान से मिली हुई देह होती है या रिसीव की हुई देह होती है, वो मेडिकल डॉक्टर की पहली गुरु भी होती है, क्योंकि वही बता रही होती है कि मेरा हार्ट यहाँ है, मेरा लंग यहाँ है। डॉक्टर तो समझाता है देखो ऐसा होता है, लेकिन उस देह के ऊपर पल्स को कैसे पकड़ना है, उसको फील कैसे करना है, वो किस अंग के पीछे कौन सा अंग है, ये सब प्रशिक्षण हमारा वहीं होता है। तो MBBS का पहला, BHMS का, BAMS का पहली पढ़ाई यहाँ होती है। फिर उसके बाद जब शोध होते हैं, नई टेक्निक्स आप सुनते हैं, नई रोबोटिक टेक्निक्स आप समझते हैं, तो वो भी तो सबसे पहले एक मृतदेह के ऊपर ही होगी। कोई लिविंग व्यक्ति तो आज के समय पे संभव नहीं है कि जी मेरी नाक के अंदर से आप निकाल के देख लीजिए, लेकिन ऐसा हमारे संस्कारों में है। ऋषि दधीची ने अपने जीते जी
अपनी देह को दान किया था वृत्तासुर राक्षस के संहार के लिए। और जब इंद्र उसके पास गए थे तो दधीचि ऋषि ने जीते जी इसकी स्वीकृति दी और जीते जी इसको कार्यान्वित किया, बिल्कुल उनकी स्वीकृति से। तो आज ये संभव नहीं है ना। तो लेकिन ऐसे और भी हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स है। छवि हमारे राजा थे, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए बाज से अपने जांग का उतना मांस उस कबूतर के वजन का, राजा शिवी थे ना। ऐसे बहुत से परोपकार के कि भाई उसका भोजन तो बाज का वो था, लेकिन कबूतर को बचाना था तो उसके लिए उसको एक्सचेंज कर लिया। तो ये परोपकार की भावना। अब कौन कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके भर सकते हैं। जो संस्था आपके आसपास में काम कर रही हो उसके फॉर्म को भर सकते हैं। और ये मेडिकल कॉलेज में रिसर्च में भी जाता है और दूसरी जगह पे भी एनाटॉमी में भी जाता है। तो एनाटॉमी एक्ट से ये प्रोटेक्टेड भी है कि उसकी इज्जत पूरी होगी देह की। मैं छात्र उसको नमस्कार भी करेंगे। ये सब चीज़ें उस एक्ट के अंदर कार्यान्वित है। जी डॉक्टर साहब, कुछ एक समाज में अभी भी इस विषय पर अंगदान से जुड़ी हुई या देहदान से जुड़ी हुई लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं। तो क्या आपके सामने भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई हमारी आंखें निकाल लेंगे तो शायद अगले जन्म में हम दृष्टिहीन पैदा हों? क्या इस तरह की भ्रांतियां एक्चुअल में हैं? ये जब हम समाज में काम करने जाते हैं तो इस प्रकार की भ्रांतियां तो फैली हैं, लेकिन इस अज्ञानता को जब हम उनको समझाते हैं तो तुरंत उनकी बात समझ में आती है। देखिए, पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया जो एक काला झिल्ली होती है इसको रिट्रीव किया जाता है। तो उस झिल्ली से 2 से 4 लोग, 2 आंखों से 4 लोग तक रोशनी पाते हैं। ऐसा एम्स में शोध करके उन्होंने एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर कॉर्निया से 4 लोगों को दृष्टि दी है। और मृत्यु के लगभग, आप सोचिए कि आज भी मृत्यु कोई हुआ, डोनेशन हुआ, उसके 36 घंटे में 4 लोग रोशनी पा रहे हैं। कितना रोमांचित करता है परिवार को भी, और परिवार को भी लगता है कि देखिए मेरे पिताजी या माताजी की जो नेत्र थे वो आज किसी को रोशनी दे रहे हैं। तो दूसरा आपका इसमें था कि मैं मानता हूँ कि किसी ने कहा, ये ऐसा हमारे कार्यक्रम में ही हुआ। तो हमारे जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम समाज के संतों को भी ले जाते हैं। तो किसी ने कहा कि यही प्रश्न पूछ लिया, मैं प्रश्न को नहीं दोहरा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि ये तो आनंद की स्थिति है। अगर आँख के दान करने से नेत्रहीन पैदा होना है तो पूरी देह का दान करिए, पूरे अंगों का दान करिए, क्योंकि अगले जन्म में शरीर ही नहीं होगा तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। जब शरीर ही नहीं होगा तो आनंद की स्थिति है, मोक्ष मिलेगा। तो जब परोपकार के काम की बात करते हैं कि नदियां अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को नहीं चखते, ऐसे ही संसार में जो हवा है वो अपने लिए सांस को यूज नहीं करती। तो हम प्रकृति का ही हिस्सा है। और हम जब अपना अंत्येष्टि भी करते हैं, किसी की भी होती है, तो हम वो प्रकृति को 5 तत्वों में विलीन कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो अंगों जो हमारे यूज के नहीं है लेकिन आज वो अच्छी स्थिति में है, हमने ट्रस्टी होकर उनका ध्यान किया है, तो वो एक अच्छे स्वस्थ अंग किसी को जीवन दे सकते हैं, परिवार को बेटा दे सकते हैं, किसी को माँ दे सकते हैं, किसी का बच्चे का जीवन आगे, और वो देश में कितने प्रोडक्टिव हो सकता है। तो सोचिए, रोमांचित करने वाला विषय है। अज्ञानता से इसको जोड़ना नहीं है हमें। तो सर, आप इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इस और कुछ एक इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, बहुत मार्मिक और स्टोरीज इस तरह की आती हैं जो हृदय को हिला देती हैं और संकल्प को दिखाती हैं। संपूरनजीत कौर, इंद्रजीत सिंह मेजर जनरल थे डेंटल कॉलेज के और आर्मी में थे। उन दोनों ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आके अपना संकल्प पत्र भरा था। और दोनों ने ऐसा माना कि जो भी पहले जाएगा दूसरा उसकी बॉडी को डोनेट। आर्मी में थे तो जब ऐसा समय आया तो रात को 2-2:30 बजे कॉल आया, तो हम परिवार के लोगों से मिले। अगले दिन जाके ये समय जो दिया तो वहाँ पे परिवार में कुछ स्थिति ऐसी थी कि परिवार का एक ही दामाद था और वो इस बात पे अड़ गए कि भाई इनकी तो हम संस्कार, देह संस्कार ऐसे नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे। और एक ही बेटी थी, वहीं से रहती थी, दामाद वहीं था। संपूरनजीत कौर जी अपने आप को बिल्कुल शांत भाव से वहाँ रह के सुनती रहीं। कुछ गुट बन गए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इनका दाह संस्कार होगा, कुछ कह रहे थे नहीं इनका देहदान होगा। संकल्प इंद्रजीत जी का भी और संपूरनजीत का देहदान था। उन्होंने शांत मन से उठी, दामाद के पास गई, उनसे कहा, बेटा मेरा तुम्हारा इज्जत का रिश्ता है और मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ के ये संकल्प लिया था
और इसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। और ये एक अच्छे काम के लिए हो रहा है। उन्होंने सारे जीवन भर आर्मी में रहकर देश की सेवा की है, डॉक्टर थे, और वो जाने के बाद भी अगर उनकी देह उस काम में लग सकती है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। और मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद वो जो सब भ्रांतियां थी वहां पे खत्म हो गई। मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद में ही उनका दान हुआ। और ये संकल्प, तो ये एक संकल्प पत्र भरा, मन को पूरा किया, प्रतिज्ञा को, और हाथ पकड़ के किया था। तो एक उसके ट्रस्टी भी हो गए कि मैं ये विल पूरी कराऊंगी, एग्जीक्यूट। तो उस दिनों के बाद जब 2 साल के बाद संपूर्णजीत जी का देह पूरा हुआ, तो यकीन करिए रात को ही हमारे पास कॉल आया, और उसी दामाद का आया, अब हम चाहते हैं कि माता जी का भी देहांत हो गया है, तो देह जो है दान हो जाए। सोचे जो एक समय पे इसके अगेंस्ट जा रहे थे और उन्होंने उस संकल्प को पूरा कराया। तो ये परिवार में परिवर्तन होता है, चर्चा से होता है, समझ से होता है। जब समझ आ जाती है तो अज्ञानता दूर होती है। और एक छोटी सी बेटी का मैं जानता हूँ, माँ खाना बना रही थी, बेटी 12वीं में थी, उसको कहा कि नीचे से भाई को लिया बस से, और वो चली गई। जैसे ही बाहर निकली, पड़ोस में बिल्डिंग बन रही थी, सिर पे चोट लगी। 16-17 साल की बच्ची सुरभि, और उसके चोट लगने से वहां पे उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। वहां पे पता लगा ब्रेन डेड है। तो जब ऐसी मार्मिक स्थिति थी, थोड़ी देर के बाद परिवार ने काउंसिल किया जब परिवार को, तो उस स्थिति के अंदर उन्होंने बताया कि ये दान होना है। माँ ने शक्ति के स्वरूप में इस बात को जब समझ लिया, तो एम्स में सारे अंगों को प्रत्यारोपित कराने के लिए स्वीकृति दी। तो आज भी वो हमारे साथ काम करती है। तो जन चेतना का विषय, मन बनाने का विषय। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हमने कैसी मृत्यु की स्थिति में जब सूचना प्राप्त होती है, हमने जब भी किसी से कहा है, सिर्फ पूछना होता है आग्रह से, क्या नेत्रदान करा दें या स्किन डोनेट करा दें। मेरे अनुभव से 99% लोग हाँ में कहते हैं कि हाँ करा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें उस समय क्यों नहीं कहा, उस समय कहते तो इनकी आंखें तो दान हो जाती। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सब समाज के अंदर ऐसी स्थिति आए तो जरूर पूछें। आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जिसे आप जानते हैं, ज्यादा जरूरत है और ना आपसे जानते हैं, और उसको इससे जीवन में रोशनी मिलेगी। तो ऐसे ही चीजों से समाज चलता है। बिल्कुल। और भारत समाज तो देने वाला समाज है, इसको करना चाहिए। तो एक तो आप देहदान करते हैं तो आप प्रोफेसर हो जाते हैं जाने के बाद, और आप नेत्रदान और अंगदान करते हैं तो आप मृत्यु के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आपका अंग वहाँ काम कर रहा होगा, आप परोपकार कर रहा होगा, नेत्रों से आप देख रहे होंगे। तो ये सब चीजों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें अवसर दिया। नमस्कार। अंगदान, मिथ्य और तथ्य। अभी आप डॉक्टर विशाल चड्ढा से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर विशाल चड्ढा आप ददीची देहदान समिति के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप जानकारी प्राप्त करेंगे प्रदूषण के हमारे शरीर पर होने वाले कुप्रभाव पर। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुमित सिंगला। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में। साथ ही आपको जानकारी देंगे प्रदूषण से उपजी समस्याओं के यूनानी उपचार पर। जानकारी देंगे तिबिया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के डॉक्टर मोहम्मद इदरिस। पोल्यूशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई ऐसे तत्व हैं जो हमारे वातावरण में, जो कि हमारे वातावरण को या उसमें रहने वाले जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? देखिए, ये अगर शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, वाहन है उनमें से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज हैं उनमें से धुआं निकलता है, पत्ते जलते हैं, कभी कभी एग्रीकल्चरल वेस्ट जो पराली जलती है, तो ये वहां से आता है। पानी का प्रदूषण है जो कि सीवेज से होता है, अगर सीवेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाए उससे होता है। ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है आसपास गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से। तो ये है प्रदूषण के स्रोत। देखिए, हम इस वातावरण में रहते हैं,
हम वही हवा में सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं, वही खाना खाते हैं, ये सब वातावरण से ही आता है। तो ये हर तरह से हमें इफेक्ट करता है, शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। जो हवा में पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं। जो हवा में केमिकल्स हमारे त्वचा को इरिटेट करते हैं तो ईचिंग होती है। जो पानी में केमिकल्स होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं, हमारे खून में मिल जाते हैं और धीरे 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 उससे भी हमारे को बुरे असर होने लगते हैं। तो हर तरह से हमारे पे असर होते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें बहुत बीमारियां होती हैं, जिसमें कि फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, फिर हार्ट डिजीजेज जिसमें कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक यानी कि पैरालिटिक अटैक्स भी होते हैं, बिकॉज जो इसमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे हमारे खून में जमा हो सकते हैं। उससे हमारी धमनियों का रक्त प्रवाह स्लो हो सकता है। और बहुत लॉन्ग टर्म में इसमें कैंसर्स भी देखे गए हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है लंग का कैंसर। ये कई सारी चीजें हैं जो मिलके करती हैं। मानसिक रोगों पे अभी बहुत शोध चल रहा है इस बारे में। ब्लड शुगर बढ़ जाता है इसमें जो केमिकल्स होते हैं हवा में या पानी में। हार्ट अटैक्स बढ़ने की या हार्ट अटैक्स का रिस्क और बढ़ जाता है। अगर आप वही आदमी किसी पोल्यूशन फ्री एरिया में जाके रहने लगे तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही साथ ये चर्म रोग, जो स्किन की बीमारियां होती हैं, पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है स्किन की बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। जिनको पहले से बीमारियां हैं उनका कंट्रोल बिगड़ जाता है, उनको ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है, ज्यादा क्रीम लगानी पड़ती है। तो डेफिनेटली बीमारी होती भी है और पुरानी बीमारी बढ़ती भी है। ये प्रदूषण की रात है जो हमें घेरे हुए है। ये एक ऐसा राक्षस है जो चारों ओर से हमें घेर रहा है। हमें इसको प्रकाश से भगाना है, अपने अंदर जागरूकता के प्रकाश से इसे लड़ना पड़ेगा। हमें किसी दूसरे से उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम खुद ही ये प्रकाश फैलाएंगे, मिलके ये प्रकाश फैलाएंगे तो ये राक्षस हार जाएगा। छोटी छोटी चीजें करें, अपने को खुद बचाएं, खुद प्रदूषण ना फैलाएं। अगर आपकी गाड़ी में प्रदूषण है उसको ठीक करें, अगर आपके घर में इंडोर पोल्यूशन है उसको ठीक करें, दूसरों को जागरूक करें, प्लास्टिक्स को रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल करें। ये थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे, सब मिलके करेंगे तो पोल्यूशन 100% हारेगा और हमारी जीत होगी, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा और हम सब स्वस्थ और एक अच्छे प्रोग्रेसिव देश के नागरिक बन के रह सकते हैं। अभी बहुत स्टडी आई है अभी दिल्ली और चेन्नई के बीच अभी लोगों में स्टडी पब्लिश हुई है। उससे ये पता लगा है कि ये इन बीमारियों को बढ़ाता है। ये जो हमारा प्रदूषण है, खास तौर से फेफड़ों की बीमारी को, अस्थमा के लोगों को, और दूसरा डायबिटीज को बढ़ाता है, जो बिल्कुल एक नई चीज सामने आई है। पहले हम लोग इसका कारण कुछ और समझते थे, लेकिन प्रदूषण की वजह से डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम कहते हैं टाइप 2, वो भी बढ़ जाती है, जो आमतौर से शक्कर की बीमारी या शुगर कहते हैं। और तीसरा इसका है ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है इसका। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जहाँ तक यूनानी का संबंध है, मैं बताऊं आपको, यूनानी के अंदर 6 ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पूरी अपने लाइफ के अंदर, उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया और उनका हम डेली अगर उनके ऊपर हम नियमित रूप से पालन करते रहें, तो मैं समझता हूं कि कोई आपको बीमारी छू ही नहीं सकती। उस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हवा आती है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो एयर के जरिए होता है। तो यूनानी के अंदर में इसको होते हैं मोहिते हवा, यानी जो सराउंडिंग एयर है। तो सराउंडिंग एयर के बारे में सबसे ज्यादा यूनानी के अंदर ये कहा गया है कि ऐसी जगह रहे, ऐसे स्थान पे रहें जहां पे प्रदूषण ना के। लेकिन अब चूंकि हम मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं या उत्तर भारत के किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो वहां पे ये एक असंभव सी बात है, चूंकि पूरी हमारे हवा के अंदर, पूरे वातावरण में ये घुल गया है जहर। तो वहां पे हमें क्या करें कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी जो बॉडी की ताकत है वो कितना हमें बचा सकती है। तो हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बॉडी के अंदर एक जो रेजिस्टेंस क्षमता बोल है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि अगर हम सुबह सुबह शहद का इस्तेमाल करें और शक्कर की जगह हम जो आप वाइट शुगर लेते हैं, क्रिस्टल शुगर, इसको रिप्लेस करके गुड़ को कर सकते हैं। और अगर हम दवाओं पे भी आ जाए तो गिलो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका काढ़ा बना लें, उबाल लें, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, सुबह और शाम ले लें, इसको रूटीन में बना लें। जो हमारा खाना पीना है उस पर भी फोकस करें। जंक फूड है उसके अंदर पहले से ही केमिकल होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे होते हैं, एमल्सीफायर के तौर पे होते हैं, एसिडिटी स्टेबलाइजर होते हैं, देयर सो मैनी। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे लिए नुकसान का होते हैं वो चीजें। कोल्ड ड्रिंक से इनको अवॉइड करें। आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के द्वारा आपको प्रदूषण से होने वाली हर बीमारी का कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा।
अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे प्रदूषण के हमारे शरीर पर होने वाले कुप्रभाव पर। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सिंगला से और तिबिया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस से। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।